प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले किसी भी बड़ी कामयाबी से पहले तरीन ग्रुप टूट गया। नजीर चौहान की शहजाद अकबर से माफिया, जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ दिया। तरीन ने मुश्किल में हाल तक नहीं पूछा, ये लीडर के काबिल ही नहीं। नजीर चौहान 4 दिन की हिरासत के बाद इमरान खान के गुण गाने लगे। नजीर चौहान निप्पल वाली बोतल से दूध नहीं पीते जो हम इन्हें गुमराह कर देंगे। राजा रियाज का जवाबी वार। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की पंजाब के लिए बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा के लिए महमूद खान के बाद आज़ाद कश्मीर के लिए कयूम नियाजी की सूरत में फखरिया पेशकश। अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब। वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की राह में रुकावट कौन बना। अब्दुल कयूम नियाजी का इंतखाब किसने किस बुनियाद पर किया, आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की सादगी मुहिम का उसके अपनों ने मजाक बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जीने लगे। केपी पुलिस अवाम के बजाय हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पर तैनात। सालाना अरबों रुपए के खर्चे। केपी में कौन कौन सी शख्सियात कितना प्रोटोकॉल ले रही हैं और इन पर कितने अखराजात हो रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफी। आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे की वजह क्या बनी। खालिद मंसूर वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सी पैक उमूर मुकर्रर। खालिद मंसूर कौन है और उन्हें किसकी सिफारिश पर सी पैक की सरबराही सौंपी गई है। ये तमाम मौजूआत हैं जो काबिले बहस भी हैं, काबिले तबसरा भी हैं। लेकिन सबसे पहले पंजाब की पॉलिटिक्स। आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग एक उसने ट्विस्ट लिया है। अभी तक जो प्रेशर ग्रुप से जो सिनेरियो बन रहा था कि उस्मान बुज़दार हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, जहांगीर तरीन का प्रेशर ग्रुप है, परवेज इलाही ने बड़ा स्टैंड लिया प्रोडक्शन ऑर्डर पर नज़ीर चौहान के, और आज नज़ीर चौहान ने कोई अजीब सा फ्लिप हो गई सिचुएशन। प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टांस लिया था और जो एकदम गम और गुस्से का इजहार किया था, उस पर तो बात करेंगे परवेज़ इलाही की सियासत पे। मगर ये सारा वाक़या नज़ीर चौहान का बड़ा ही शर्मनाक है। शर्मनाक ऐसे है कि क्या ये पीटीआई वाले किस किस्म के कैरेक्टर्स को टिकटें दे के ये जो नया पाकिस्तान की नई जो टीम लेके आए थे वो उसकी जो नुमाइंदगी है ना वो असर चौहान साहब कर रहे हैं। और असर चौहान साहब क्या है वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, असर चौहान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कारम निगार हैं। नज़ीर चौहान साहब जो हैं पहले जी वो एकदम से जहांगीर तरीन के जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए इमरान खान के मुतल्लिक कि जी उस ग्रुप का हिस्सा बन गए कि जी मैं इमरान खान को क्या समझता हूँ, और बड़ी सख्त बातें की उन्होंने। उसके बाद जो है उन्होंने फिर शहजाद अकबर साहब के मुतालिक उनकी मजहबी जो शनाख्त के हवाले से जो बातें की। उसके बाद अब वो दोबारा पैंतरा बदला है तो उन्होंने दोबारा कहा जी जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो उनके मुतालिक कि मुझे इन्होंने नहीं पूछा और ये वो सारा। और वो राजा रियाज सही कहते हैं कि इन्होंने कोई निप्पल का दूध पिया हुआ है कि जो एकदम से इनको हमने बरखला के ले गए थे। मगर उनकी कैरेक्टर देखे ना, ठीक है इससे धचका लगा है जहांगीर तरीन साहब को कि उन्होंने जिस तरह के लोग पेश किए थे। मगर पर मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने फ़िरके या मजहबी शनाख्त के हवाले से जो शहजाद अकबर साहब के मुतालिक बात की है ना वो काबिल माफ़ी नहीं है। हम बड़े नाक़िद हैं शहजाद अकबर साहब के, मगर ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि लोगों को आप एक ख़ास फ़िरके के साथ मुंसलिक करके या ये जो ब्लास्फेमी लॉज का जो मिसयूज़ होता है, आज तक इसमें किसी को सज़ा नहीं मिली। मगर ये एक मजाक बन गया है कि किसी पे भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा देना और जो उसके बाद फिर वो करना, और फिर एक एमपीए किसी पे ये इल्ज़ाम लगाए। ठीक है कोई सियासत की कोई वजूहात की वजह से शहजाद अकबर साहब उनको माफ़ कर सकते हैं, मगर ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, ये रियासत के अगेंस्ट होना चाहिए, इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि जो सज़ा उनको उसके अंदर है उसकी, ताकि ये बंद हो। ये एक बहुत मजाक बन गया है कि किसी के ऊपर भी आप कोई इस तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं। और मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ जो है इन पे भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि ये कवानीन जो है ये बहुत ज़्यादा इनका मिस यूज़ होता है कि आज तक सज़ाए मौत है जो ब्लास्फेमी की, और उसके ऊपर आज तक साबित नहीं हुई। और ये सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, तो अगर उसमें साबित नहीं हो रहा
तो फिर इसमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि इस कवानीन में कि इसका मिसयूज़ बंद हो, पहली बात। दूसरा, उसमें परवेज़ इलाही साहब का बड़ा हाथ था, ये जो नज़ीर चौहान वाले उसके अंदर, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर पे एकदम उनको नज़ीर चौहान जो है ना नज़र आ गया कि इनके लिए आना बड़ा ज़रूरी है और करना। उसके पीछे एक लड़ाई जो चल रही है पंजाब के अंदर, वो लार्जली परवेज़ इलाही वर्सेस शहजाद अकबर से हवाले से है। जहांगीर तरीन साहब की भी जो लड़ाई है वो शहजाद अकबर एंड ग्रुप, जिसमें आज़म खान और ये आ जाता है, वो भी वहाँ से स्टार्ट हुई। परवेज़ इलाही साहब की भी जो सारी वहाँ पे बगावत जो हुई है वो शहजाद अकबर से मुतल्लिक है, और वो उनका ये ख्याल है कि उनके ऊपर जो नैब के मुकदमात खुलवाए जा रहे हैं, एंटी करप्शन के ऊपर जो एक्शन जो लिए जाते हैं, वो उसके पीछे शहजाद अकबर साहब हैं। तो वो ये जो उन्होंने इसी बहाने जो ये कानून पास करवाया है पंजाब में, और लोग, हमारी मीडिया का उस पर फोकस नहीं आया, ये बहुत ख़तरनाक भी है और मैं समझता हूँ गैर कानूनी और गैर आइनी भी है कि आप स्पीकर की ज़ात में ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के आप इख्तियारात नहीं दे सकते, एग्जेक्टिव को वैसे ही इख्तियारात नहीं हो सकते। और ये इख्तियार दे देना कि जनाब वो किसी सरकारी मुलाजम को फाइन कर सकते हैं, प्रमोशन रुकवा सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं, ये नहीं दी जा सकती है। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि स्पीकर का जो ओहदा है उसका एक अंपायर का एक रोल होता है। स्पीकर जो है कानून साजी के अमल में खुद नहीं शामिल होता। यहाँ पे क्या हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बुज़दार साहब एक खिला भी था, तो उन्होंने वहाँ पे वर्चुअली चीफ मिनिस्टर है, एक उन्होंने मैसेज इस कानून पास करके ये दिया है, पहली बात कि मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ, आई रन दिस प्रोविंस, और कि सारी ब्यूरोक्रेसी इस ताकत के बाद उनकी तरफ देखेगी। और उन्होंने जो वहाँ तकरीर भी की है कि मैं देखूंगा आइंदा कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है ना हमारे से चूं चुराग करता है, निपट लेंगे। ये बाकायदा उनकी जो तकरीर भी इसके बाद की है, ये मैसेज दिया है। दूसरा, उन्होंने जो रोल ऑफ स्पीकर है वो उसका सिर्फ ये होता है कि जी अच्छा अपोजिशन और उसके दरमियान में अंपायर का, उन्होंने एक एक्टिव रोल कर दिया है कि मैं चीफ मिनिस्टर भी हम हैं। और तीसरा ये मैसेज भी दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जनाब हमारी अभी तशफ़ी और तसल्ली नहीं हुई है। आम ख्याल ये था कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा पहले ही वजारतें ले ली हुई हैं। देखें ना, पंजाब में स्पीकर का अहदा लिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें भी ली हुई हैं साथ में। और फिर राजा बिशारत साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, वो वर्चुअली इनके ही आदमी हैं। उसके बाद यहाँ एक पाँच छः भी जो इनके MNA हैं, उसमें से 2-3 ही गुजरात वाले अपने हैं, बाकी मरून मिन्नत जो है PTI की है। उस पर दूसरी मिनिस्ट्री भी मुनसिलाई की ले ली। अब उस पर उनको गिला है कि जनाब ये वजारत अच्छी नहीं है, तो ये उसके बाद भी ये सियासत करना और वहाँ पे ये दिखाना कि मेजॉरिटी उनके पास है। ये मैसेज क्या है कि चीफ मिनिस्टर हाउस से जिस दिन ये बिल पास किया जा रहा था, मेरी इतला ये है कि लोगों को चीफ मिनिस्टर हाउस से फ़ोन किए जा रहे थे कि ये बिल नहीं पास होना। और उन्होंने गवर्नर साहब की भी डिफाइंस की है कि गवर्नर साहब ने उसको रोका। उन्होंने कहा नहीं, ये गवर्नर साहब कौन होते हैं और इस दफ़ा सेकेंड टाइम हम गवर्नर को भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर दूसरी दफ़ा गवर्नर साहब से वापस आ जाए या सदर से वापस कानून बिल आ जाए, तो दूसरी दफ़ा अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली पास कर दे तो फिर उनकी मोहर की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्होंने गवर्नर साहब को भी डिफाई किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी डिफाई किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी डिफाई किया। तो ये इसका फैसला करना पड़ेगा PTI की गवर्नमेंट को कि ये जो उनके सो कॉल्ड एलाइज हैं, मगर इस वक्त वो उनको खून लग गया हुआ है और उन्होंने दिखा दिया है पंजाब में कि हम ही पंजाब को रन कर रहे हैं। इसका आगे भी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, आगे चलेगा। अच्छा क्लास साहब, बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये तो ठीक है नज़र आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि ये आपस में किस तरह जहांगीर तरीन वर्सेस शहजाद अकबर, परवेज़ इलाही वर्सेस शहजाद अकबर, एंड देन पंजाब की अपनी जो पॉलिटिक्स है और जो चीफ मिनिस्टर है उनका अपना जो रोल है। लेकिन ये नज़ीर चौहान ने जो एकदम से पलटी खाई और अचानक से उन्होंने माफ़िया मांगनी शुरू कर दी, इमरान खान के गुन गाने शुरू कर दिए, ये क्या हुआ? मुझे याद आ रहा है, आपको याद होगा कि सारा उस वक्त PTI में भी और मीडिया में बहुत सारे लोग हैं ना उस पर नाराज़ हो गए थे। ये उन्होंने एक मेरे TV शो में, काशिफ अब्बासी के शो में शायद कहा था उन्होंने, या मेरे अरशद शरीफ के शो में था, उसका फैसल वाडा साहब ने कहा था
जब ये तरीन ग्रुप की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जनाब ये सारे जो है ना एक SHO की मार है। आपको याद आएगा स्टेटमेंट दिया था, तो फैसल भुट्टो साहब ने उस वक्त भी बता दिया था कि जनाब कि अगर थोड़ी सी भी इजाज़त मिल जाए एक SHO को हम इनके इलाके में ये कह दें ये जो MPs बगावत करके खड़े हैं तो सारे के सारे दे विल फॉल इन लाइन, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो मुझे वो जब ये मैंने देखा इनका ये हो गया अपने चौहान साहब जो हैं, और चौहान राजपूत होते हैं मेरा ख्याल में, गलत नहीं कह रहा, चौहान गुज्जर भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं। जो दूसरे फयाज चौहान साहब हैं वो गुज्जर हैं, ये भी शायद गुज्जर हैं। बहरहाल तो हम जरा एक मार्शल रेस है ना, चौहान एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कास्ट एक समझी जाती है, 2 4 3 4 पृथ्वीराज चौहान से मतलब बड़े बड़े हैं, एक लड़ाके मार कुटाई ये वो हिंदुस्तान में जो आगे जंगें कोई लड़ी हैं, राजपूतों ने लड़ी हैं, चौहानों ने, ठाकुरों ने, ये जट्टू ने, मतलब इसी तरह के लोग लड़ते रहे। तो हम इनसे बेहतर फाइट की तवक्को उसमें करते थे कि जनाब के ठीक है आपसे वो उसमें हुई है, लेकिन अब जिस तरीके की पलटी खाई है ना, जो अल्फाज यूज़ किए हैं आपने पलटी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इसमें मेरा ख्याल है दाद देनी चाहिए फॉर ए चेंज। हम आपको पता है सारे मैं और आमिर साहब उस जहांगीर तरीन साहब पे खासी क्रिटिकल है कि उन्होंने इनको ओनरशिप नहीं दी, जो अच्छा काम किया। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को भी और अवाम को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे शहजाद अकबर साहब पे, अब ये तवक्को कर रहे थे कि मैंने किसी को गलत तरीके से किसी के मजहब पे, फेथ पे ये बातें कर दी हैं, अब 40 के 40 लोग जो है ना वो आके मेरे पीछे खड़े तो ये खड़े हो जाएं क्योंकि मैंने कह दिया है और क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा था आपके वक्त, लिहाजा अब मैं बंदे मारूं या मैं बंदूक पे इल्ज़ामात लगूं और उन इल्ज़ामात की वजह से बंदे मारे जाएं। भाई गवर्नर सलमान तस्वीर का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो चुकी है। आप चाहते थे कि जनाब शहजाद अकबर साहब के साथ भी इसी तरह की कोई चीज़ हो क्योंकि आपका कोई उनके साथ मामलात नहीं हो रहे। सो आके अगर जहांगीर तरीन ग्रुप ने ओनरशिप नहीं दी, इनके बयान को नहीं दी, इनके पीछे नहीं खड़े, तो मेरा ख्याल है इन्होंने बड़े अरसे बाद इन्होंने राइट स्टेप लिया है कि ब्लाइंडली इन्होंने कहा नहीं जनाब के ठीक है जैसा भी है ना, एक कल्चर है ना हमारे यहाँ का, अपना ही बंदा है ना जनाब, उसने बंदे मार दिए, खैर है हम तो इसके साथ खड़े हुए हैं। ये इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। मेरा ख्याल ये तरीन साहब ने पॉलिटिकली तौर पर भाई स्टेप्स लिए, उनके ग्रुप ने भी सही फैसला किया है कि जनाब के भाई साहब अब वो क्या कहिए तो मिसगाइडेड है, मॉरली भी उन्होंने ठीक एक उसको मिसगाइडेड मिसाइल है ना कि आप टीवी पे बैठे हैं और इस तरह की बातें किसी के बारे में कहना शुरू कर दें और फिर तवक्को करें कि सारे का सारा बैंड ऑफ ब्रदर जो है वो मेरे पीछे खड़े। सो ये चीज़ जहाँ तक तो मुझे उनकी समझ में आती है। और दूसरी उस पर अगर आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आपने गलत किया, जो कि आपको अच्छा हुआ कि आपको एहसास हुआ कि आपने गलत कर दिया है, तो आप उस गलती को तरीन ग्रुप के खाते में क्यों डाल रहे हैं? मतलब शहजाद अकबर से माफी मांग रहे हैं, वहां पे वीडियो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां पे रिकंसिलिएशन हो रही है, तो लेकिन अब मुश्किल में मुझे जो है जहांगीर तरीन ने फोन नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। भी तरीन साहब आपको फोन करके क्या कहते हैं कि डटे रहें, आप माफ़ी ना मांगें, आप इस पे रेगरेट्स ना करें। और जहांगीर तरीन साहब जो भी हों एक मतलब पॉलिटिकल फेस रहे हैं, एक बिजनेसमैन है, एक उनके अपने बहुत सारे स्टेक्स हैं। अगर तरीन साहब इनके साथ खड़े होते तो बहुत सारी तनकीद जो है वो जहांगीर तरीन पे भी आनी थी। और मेरे जैसे आमिर जैसे लोग कहते कि अपने आप को बचाने के लिए आप इस हद तक चले गए, अब आप मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। सो जहांगीर तरीन को ये मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मजहबी कार्ड उन्होंने नहीं खेला, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर खेलने वालों को उन्होंने डिस्टेंस किया। ये चीज़ मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए भी लेसन होनी चाहिए, ये आपके PML नवाज के लिए होनी चाहिए, ये आपकी पीपल्स पार्टी के लिए होनी चाहिए कि आपकी पार्टीज के अंदर इस तरह के लोग हैं जो मजहबी कार्ड खेलते हैं, आपने उनको कैसे डिसोन करना है, चाहे आपको उसका नुकसान भी हो रहा है। सो अगर इस मामले में मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक रहे। और बाकी वही वाली बात, एक पर्चा हुआ, एक मुकदमा हुआ, एक रात आपको थाने में रहना पड़ गया। चौहान साहब की पृथ्वीराज SHO की मारी निकले जैसे फैसल भुट्टो साहब ने कहा था। और वही पृथ्वीराज चौहान जो है ना, पता नहीं आज उनके जो पुरखे थे और वो नस्लें थी, आज वो क्या कहती होंगे कि भाई साहब फिर किया था तो फिर आप भुगते, अच्छा माफी मांग ली, अच्छा किया। मैं फिर कहता हूँ कि मतलब गलती का एहसास हो जाना, आपने समझदारी की, उससे बड़ापन मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर ने किया कि उसने माफी को कबूल किया, उसने एक्सेप्ट किया। दरमियान में जो लोग भी पड़े होते हंसो। अब ये कहना कि जनाब कि मेरे साथ जुल्म हो गया है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मुझे पूछने नहीं है, मुझे खाना नहीं जहांगीर तरीन अच्छे लीडर नहीं है। लीडर इसका लीडरशिप से मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन ने लीडरशिप दिखाई है, जहांगीर तरीन ने समझदारी दिखाई है कि उसने अपने आप को इस तरह के लोगों से, ये तो कल को और मरवाएंगे। ये जो हिलाशिरी करने वाले होते हैं ना यहाँ पे, उसमें तबले पे संगत देने वाले कि चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा, ये राम भली कराने वाले ना ये मरवाने वाले होते हैं। सो नजीर चौहान से जो उन्होंने अपना को डिस्टेंस किया है, बड़ा अच्छा किया है, बड़ी समझदारी की है इन्होंने, बड़ी समझदारी की है ये। और जिस तरह से क्लासेस साहब ने इसका एनालिसिस किया, और भी टॉपिक्स हैं ब्रेक के बाद डिस्कस करने के लिए। उसमें खास तौर पे जो डिस्कस करने वाली बात है वो अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बहुत सारे अहम नाम थे, इनका इंतखाब क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर साहब, उस्मान बुज़दार और महमूद खान के बाद अब कयूम नियाज़ी साहब, ये फाल किस तोते ने निकाली? पहली बात तो यह है कि कश्मीर का इतना इम्पोर्टेंट कभी भी इलेक्शन रहा ही नहीं है। वो तो अल्लाह भला करे, मरियम बीबी का कि उन्होंने जाके जलसे किए और उसके बाद जान डाली और फिर वो ज़िंदगी मौत का मसला, और लग रहा था कि ब्रेक थ्रू 73 साल में हो जाएगा, तो एकदम फोकस वहाँ आ गया। और उसके बाद ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि ये सस्पेंस पड़ा हुआ है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वरना मोर और लेस पता ही होता था, क्योंकि हर पार्टी का कैंडिडेट जो है ना क्लियर होता कि पीपल्स पार्टी बनेगी तो ये बनेगा, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनेगी ये, तो मुस्लिम लीग बनेगी तो ये क्लियर होता था। सो ये भी सस्पेंस था। फाइनली जाके सस्पेंस टूटा। अब कयूम नियाज़ी साहब जो बने हैं उसके पीछे 3-4 मार्केट में थेरीज चल रही हैं। पहली सियासी थेरी है जो जिसका इशारा आपने किया कि उसी लाइन में जिस तरह के बुज़दार साहब और महमूद खान रखे गए हैं, तो एक कमज़ोर आदमी, बजाय इसके कि जो लड़ाई चल रही थी कि जनाब इलियास तनवीर साहब होंगे या बैरिस्टर सुल्तान है, तो बीच में से एक जो है ना अनदर बुज़दार पेश कर दिया कि एक नरम सा कमज़ोर सा, जिस तरह के बाकी कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के रखते हैं उस तरह का ढूंढ लिया। दूसरी थेरी वो है रूहानी चल रही है। वो क्लास साहब की भी हमेशा से ये बड़ा जिक्र करते रहते हैं कि ऐन का मसला है कि ऐन फॉर इमरान, ऐन फॉर आरिफ अलवी, ऐन फॉर उस्मान बुज़दार, ऐन फॉर ऐन चलता है वहाँ पे। वैसे ऐन आज़म खान भी ऐन ही क्या बनता है? आज़म खान है, आमिर मतीन पे भी नजर पड़ जाए, मेरी तो बड़ी दरख्वास्त है। हमारे जो है उस्मान डार है, मेरे नाम में भी कहीं ऐन आता है। ऐन है, लोगों ने अक्सर जो है ना वो ऐन से अब्दुल रऊफ जो है ना, मैं भी कह रहा था अभी नाम कर लें तो शायद बेहतर है। तो है ना, फिर एक न्यूमरोलॉजी की भी थ्योरी चल रही है कि जी वो उनका हल्का किसी का 13 था, किसी का 18 था, कोई इस टाइप का 9 नंबर वाला स्ट्रांग होता है। बाकी मैं दाद देना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि कयूम नियाज़ी साहब जो है ना बड़े ही ये तरक्की पाएंगे, आगे भी जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये चल रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर का वो क्लिप चल रहा था कि उनको पता ही नहीं था कि ये नियाज़ी है। वो क्लिप चल रहा है कि जी उन्होंने कहा ओए ये कश्मीर में नियाज़ी कहाँ से आ गया, तो वो नियाज़ी। आज शहबाज गिल साहब की मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि जनाब इनका नियाज़ी इनका नाम नहीं है, ये इनका तखल्लुस है नियाज़ी। ये तो आसान काम हो गया। मैं कह रहा हूँ इतने समझदार आदमी हैं कि उन्होंने ये रिसेंटली ये 2-1 साल पहले जब पीटीआई आने के बाद उन्होंने कितनी अक्लमंदी की है कि उन्होंने तखल्लुस में सिर्फ नियाज़ी मिला है। मुझे आज तक नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल कभी किसी ने कोई कास्ट के लिहाज से अपना तखल्लुस रखा हो। मेरे लिए भी हैरान जो है कोई कहे कि जी जिस तरह मैं लिख दूँ जी आमिर मतीन भट्ट नवाज शरीफ को खुश करने के लिए जो है ये तखल्लुस के जो है, तो ये उनकी समझदारी की मैं दाद देता हूँ। पीटीआई एक तो वो रियानी वजूहात, फिर ये देखें उन्होंने शायराना तख्लीक किया कि जी नियाज़ी तखल्लुस रख लिया है। पीटीआई ज्वाइन करते सारे उनको पता था इसका कभी ना कभी फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा हो गया। बाकी ये ज़रूर है कि मैं कश्मीर की इम्पोर्टेंस ये होती है कि कश्मीर में ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी समझदारी काम आती है कि नहीं, क्योंकि कश्मीर में असूली तौर पे क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकल का मसला है, एक डिप्लोमेटिक क्योंकि मसला है, तो आपको बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट बयानात देने पड़ते हैं। और वहाँ ये ज़रूरत होती है कि उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जिसको कम अज़ कम वहाँ का तनाजुर पता हो कि हमारा यूनाइटेड नेशंस में क्या केस है, इंडिया के वीज़ा भी क्या है और क्या करनी है। क्योंकि फ़ारूक हैदर साहब जो है ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि वो बिल्कुल जिस तरह थड़े पे बैठ के एक बयान है ना वो दाग देते थे, तो उससे प्रॉब्लम रहती थी। तो बहरहाल कोई उनके अच्छा बुरा दरमियाना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कश्मीर के अंदर जो है वो यहीं से इस्लामाबाद से ही मामला चलते हैं, तो आइंदा भी ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा सर, कॉम्पिटेंस के अलावा ये जो थ्योरीज हैं, जिस तरह जो पॉलिटिकल थ्योरी है जो आमिर साहब ने कहा, और इसके अलावा जो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, अब वो कितनी सही है कितनी गलत है आपको ज़्यादा इसके बारे में पता है। बहरहाल एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्यों चूज़ किया होगा वज़ीर आज़म? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह कि इमरान खान साहब की ये तकरीरें होती हैं कि मेरिट होगा, टैलेंट होगा, कम्पिटेंसी। बिल्कुल अगर रीड करें जितने इन्होंने आके बड़े बड़े ओहदे बांटे हैं उसमें कम्पिटेंसी इज़ द लास्ट फैक्टर। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मतलब बुज़दार साहब को हम देख रहे हैं, माजरत के साथ, नो ऑफेंसेस टू बुज़दार साहब एंड कंपनी, अगर इसमें उनको कम्पिटेंसी नज़र आ गई है तो फिर उसके बाद अल्लाह दे और बंदा ले। महमूद खान साहब जो केपी में आए हैं
तो उनकी कम्पिटेंसी का आपका ख्याल है, कम्पिटेंसी को नजर आई है कि जिसके बाद उन्होंने लगा दिया? तो इनको तो हम जानते नहीं थे। कम्पिटेंसी तो उस वक्त होती है कि किसी बंदे ने उस फील्ड में कुछ काम किया हो, नजर आता हो, मशहूर हो, 4 बंदे उसकी तारीफ करते हो, चले 4 बंदे तनकीद करते हो, वो कुछ डिस्कशन में हो, कुछ ना कुछ तो कर रहा हो ना। अब तीनों चारों को देख लें, इनकी कहीं कम्पिटेंसी का जो लफ्ज आपने यूज किया, जिसमें खान साहब कहते थे राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सो कम्पिटेंसी को तो इसमें से निकाल दें। और एक इनके मुझे याद, और फेडरल मिनिस्टर थे, अभी भी हैं, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की थी मुझे इमरान खान साहब के हवाले से। वो कहते थे कि खान साहब किसी ताकतवर या कोई आप कह सकते कॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी पोस्ट पे नहीं देख सकते। अच्छा। उसने अगेन वो उसमें आके बात कर रहे तनाज़र में इनके ये जो है यहाँ पे ये उसके अपने बुजदार साहब जो हो गए, वो कहते हैं हमेशा परवेज खटक ने भी उनको जो है ना सबक सिखाया था कि ताकतवर चीफ मिनिस्टर से प्रॉब्लम क्या होती है, क्या होती है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पॉलिटिकल मुझे कीमत जितनी भी देनी पड़े ना वो मैं दे दूंगा। पंजाब में नवाज लीग को रिवाइव करवा दिया है, आप देख लें, रिवाइव हो गई है, मतलब 20 महीनों में। हालांकि मैं कहते रहता हूं कि इनको 20 साल नहीं खड़ा होना चाहिए था पंजाब में, उन्होंने 20 महीनों में रिवाइव करवा दिया वहां पे इसको, ये पार्टीज को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बंदा मैंने वो रखना है जिसको कोई जानता नहीं है, ना जो उसको काम आता है, ना उस बंदे से कोई आप कोई तवक्को रखे, ना चीज़ रखें। इनकी जहां तक बात है, ये मेरा ख्याल है इसमें आप कह सकते हैं हम दोष जो है वो आके इमरान खान से ज्यादा ये कश्मीरियों को देना चाहिए। ये पहले ये होता था, अच्छा होता था, बुरा होता था, जो भी होता था, एक ओनरशिप आती थी कश्मीर से, ये अनाउंस इसमें हो जाता था। नवाज शरीफ साहब बैठे थे, पीपल्स पार्टी बैठी थी, जो भी थे, तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको फील होता था कि कश्मीर उन्हें खुद बनाया है। अब की दफा ये बड़ा क्लियर है कि वो जो जितने भी उसमें उम्मीदवार थे उनको हेलीकॉप्टर पे बुला के उनके इंटरव्यूज जो हैं वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में किए गए। अब ये फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने का, ये वहां मुजफ्फराबाद में नहीं हुआ, ये आपके यहाँ पे हुआ, इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ। यहां से बैठ के आपने नॉमिनेशन, इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वहां से तो नहीं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने की है ना। अब फवाद चौधरी साहब का कश्मीर से क्या ताल्लुक है? अब आपकी पीटीआई की अपनी एक पार्टी होगी वहां पे, कश्मीर में पार्टी है, कोई पार्लियामेंट बोर्ड होगा, कोई पार्लियामेंट पार्टी होगी, ये 30-33 लोग बैठते हैं। कंफर्मेशन जो है ना फवाद चौधरी ने किया है, क्योंकि पेपर ये खबरें चल गई थी कि सिर्फ उन्हीं के फाइल हुए हैं, पहली कंफर्मेशन फवाद चौधरी उन्होंने की है। मेरा इसमें ये पॉइंट था कि आपकी पार्लियामेंट पार्टी का कोई इजलास हुआ, उसमें कोई आपने वोटिंग करवाई, किसी से पूछा गया, और पार्लियामेंट पार्टी के सरबराह ने उसने बैठ के उसको अनाउंस किया। अनाउंस किसको करना चाहिए था? मेरा कि सुल्तान, इनसे बैरिस्टर सुल्तान से करवाते, आपकी पार्टी के हेड हैं सरबराह, इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था, ना फवाद चौधरी साहब को करना चाहिए था। आपने अगर थोड़ा सा भी टच देना था, बाकी काम तो आपने वो जो आमिर साहब का बड़ा एक मशहूर इनका वो है ना एक लतीफा, करनी तो तुसी अपनी मर्जी है, तो करनी तो इन्होंने अपनी मर्जी थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने बंदा जैसे ही ढूंढना था, और भाई इतना तो थोड़ा सा उसमें डाल देते, एक उसमें वो कहते केक पे थोड़ी सी आइसिंग कर लेते कि उन्हीं को क्या सुल्तान साहब को राजी करते कि भाई साहब आप अनाउंस कर दें, आप पीटीआई के हमारे वो बंदे। सो एक उन्होंने, मेरा ख्याल इमरान खान साहब तो खुद नहीं जानते थे इनको, उनका जो क्लिप चल रहा है कि ये न्याजी कहाँ से आ गए यहाँ से। और ये मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की तारीख में 2 वाकयात हुए सर, कि लोगों ने अपने नाम के साथ या तखल्लुस के तौर पर कोई सरनेम लगाया, या आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके साथ ये बिलावल के साथ भुट्टो लगा दिया था, और अब यहाँ पे उन्होंने ये अब्दुल कयूम साहब ने अपने नाम के साथ तखल्लुस के तौर पर उन्होंने न्याजी लगा दिया। मुझे तो एक और खतरा है सर, अपने न्याजी भाई हमारे पता है आपको, हमारे मियाँ वाली सारा हमारे शना है सारे, जैसे पख्तून जो है ना यहाँ पे एक उसको आप कह सकते पश्तो स्पीकिंग जो है, अब ये न्याजियों को वो नहीं मानते, पठान जो उनको पश्तून नहीं मानते, वो कहते हैं अब आप सराइकी बोलते हैं, दूसरी ज़बानें बोलते हैं। मुझे सेम लगता है जो न्याजी हैं वो अब्दुल कयूम न्याजी को अब न्याजी नहीं मानेंगे कि भाई साहब हम न्याजियों को अपना एक कल्चर है, हमारी एक आन है, शान है, बान है, तो आप कैसे कहाँ से न्याजी बन गए? तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारी जो बहस होनी है ना, छिजरा नसब निकलना है, वो इसी पे निकलना है कि ये बताया जाए कि न्याजी जो है, जैसे इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि कश्मीर में कैसे पहुंचे, ये जो है ना सक्सेस का तरीकाकार निकला है। बड़े लोग न्याजी बना करेंगे आइंदा, अगर इसी तरह से तरक्की पानी है तो शॉर्टकट टू तरक्की जो है ना वो ये है कि नाम के साथ न्याजी लगा लीजिए। मेरा ख्याल है मैं भी कर लूं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रऊफ क्लासरा न्याजी नहीं सीधा रऊफ न्याजी सर, रऊफ न्याजी इनका कौसर न्याजी साहब लिया वाली तो वैसे ही हमसाए हैं, आपका हमारा हक बनता है। और दूसरी बात यहाँ पे कौसर न्याजी साहब के जो उनके साहबजादे हैं वो डॉक्टर रऊफ न्याजी वो भी हैं, वहाँ से मुझे याद है कि मैं भी अपना नाम जो है रऊफ न्याजी कर सकता हूँ, आमिर न्याजी कर लेते हैं, इसके बाद रफिया न्याजी हो जाती है। बड़े खूबसूरत नाम बन रहे हैं वैसे, अगर वो चेंज करने पे आ जाए।
अच्छा जी, इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, लेकिन ब्रेक का वक्त है यहाँ पे, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि केपी में जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल्स ले रही हैं शख्सियात और बासर शख्सियात, वो उस पर कितने सालाना अखराजात आ रहे हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पर जो केपी पुलिस है वो अवाम की फलाह बहबूद के बजाय जो है लोगों के प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदारियां ले रही है, उस पर तयनात, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करनी थी केपी की सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उससे एक अहम मौजू है जिस पे बात करनी है, टाइम मिला तो इस पर ही बात करेंगे, नहीं तो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। खालिद मंसूर वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सी पैक उमूर मुकर्रर हो गए हैं, और जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने रिज़ाइन कर दिया, तो सर ये कैसा मूवमेंट है, एंड अगेन रीजंस? ये बहुत ही अहम है और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत हो, क्योंकि सी पैक अब हमारी लाइफ लाइन बन चुका हुआ है। हमारा सारा जो जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स है, वो सी पैक के इर्द गिर्द है, और वहाँ जब इतनी बड़ी तब्दीली हो जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा इंसान गौर करता है, क्यों, कैसे, किस तरह ये हुआ। तो उसकी क्लियरली वजूहत नहीं है। दो तीन चीज़ें उसमें बड़ी अजीब हैं। एक ये कि आसिम बाजवा साहब को नहीं पता था कि उनके एक SAPM जो है ना, एक रिप्लेसमेंट, खालिद मंसूर साहब कहने को दोनों रह सकते थे कि वो SAPM लगाए गए हैं खालिद मंसूर साहब, और वो CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन थे, तो वो रह सकते थे, मगर उन्होंने इसको मायूब समझा या गुस्सा किया या समझा कि मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया आउट ऑफ प्रोटेस्ट। अब पता नहीं आउट ऑफ प्रोटेस्ट किया या यही गेम प्लान था कि इनको ये वो करवाया, उनसे लिए जाना था, ये नहीं, स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है। मगर ये ज़रूर था कि पहले ही सी पैक के अंदर जो है इश्यूज चल रहे थे, कि इतलाएँ आ रही थी कि असद उमर की उनसे कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर ये भी अब जब उतारना हो किसी को, तो ऊपर नीचे कुछ मसाइल भी आ रहे थे सी पैक में। एक तो ये चाइनीज़ के ऊपर जो हमला हुआ, उसका था कि हमने ये नहीं कि हमला हुआ, हैंडलिंग जिस तरह की हुई कि हमने कवर अप करने की कोशिश की। पहले ये बताया गया कि नहीं जी वो तो सिलेंडर फटा था, ये हो गया था, वो बाद में पता चला जी चाइनीज़ और नॉट सेटिस्फाइड, एक टीम आ रही है और वो वाकई हमला था, तो एक वो वाक़या हुआ। फिर इस तरह की कल परसों से खबरें चल रही थी कि चाइनीज़ कह रही हैं हमारी शिपमेंट डिले हो रही है, FBR के टैक्स के मसाइल हैं, और चाइनीज़ फिर वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी चाइना और पाकिस्तान में, वो मौखर कर दी गई। तो ये मामलात कुछ चल रहे थे। तो उस दौरान में एक तो आसिम बाजवा साहब का हट जाना, कि क्योंकि सी पैक वैसे तो क्योंकि बलूचिस्तान से ही ज़्यादा गुजरती है, और क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी भी फ़ौज ने ली हुई है, तो फ़ौज के एक जर्नैल का वहाँ पे होने से एक ये था कि वो एक कोऑपरेशन भी था। तो अभी पता नहीं खालिद मंसूर साहब के क्लियर दो तीन चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि इनके इख्तियार क्या हैं, कि SAPM तो ये लग गए हैं। SAPM का हमें, मुझे और क्लास साहब को एक इशू रहता है कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट जो होता है, इस ओहदे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका जिस तरह ये नदीम बाबर साहब यही कहते रहे, वो पता ही नहीं किधर निकल गए, इतनी लंबी लिस्ट है इल्ज़ामात की कि जी खाबे लूट गए, वो पता ही नहीं है। और वो मुंह पे कहते थे, उन्होंने कहा जनाब ये जो पॉलिसी पे जो साइन होता है वो वजीर से पूछें या सेक्रेटरी से पूछें, मैं तो एक SAPM हूँ, मेरा तो एडवाइज़र हूँ, क्योंकि ओथ नहीं है। ओथ नहीं है जब इस ओहदे का, एडवाइजर का फिर भी होता है या मिनिस्टर कोई बनता है उसका ओथ होता है, आप उसको ओथ की वायलेशन पे पकड़ लेते हैं। तो ये जो होता है ये सारे ही SAPM के साथ, एक तो हमें ये इख्तलाफ रहता है, दूसरा जब CPAC की लगा दिया गया है तो ये नहीं पता, क्योंकि वो जो कानून CPAC अथॉरिटी का है वो लैप्स कर गया है। अब वो कानून बनेगा, कौन लगेगा, नया आएगा, और नया आएगा तो फौजी आएगा कि सिविलियन आएगा, और के खालिद मंसूर साहब को बनाया गया। मैं देख रहा था अभी असद उमर साहब से किसी इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी ये अभी क्लियर नहीं है, हमने खुद भी फैसला नहीं किया, अभी ये डिसाइड होना है कि CPAC अथॉरिटी बनेगी तो खालिद मंसूर साहब ही उसके चेयरमैन होंगे कि नहीं होंगे। खालिद मंसूर साहब का बैकग्राउंड जो है वो ज़ाहिर है, पहले एंग्रो में आपको मेरे काफ़ी लंबी चौड़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड की उनकी CV है,
और असद उमर को उन्होंने रिप्लेस किया था, लिहाजा उनके साथ तो अच्छी कोरिलेशन है और ये प्लानिंग के अंडर है, सो वो तो मामला तय है। मगर मुझे खालिद मंसूर साहब का एक जो बहुत ज़्यादा डूबियस एक जो उनका मामला रहा है, ये जो IPPs की नेगोशिएशंस हो रही थी, तो जो IPPs जो तमाम ये इदारे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि ये इन्होंने 20-30 साल में बहुत ज़्यादा माल कमाया और पाकिस्तान की अच्छी डील नहीं थी, तो उनकी नुमाइंदगी उसके जो प्रेसिडेंट टाइप जो थे जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे वो खालिद मंसूर साहब कर रहे थे। और इनका एक क्रेडिट जो IPP सेठ हजरात इनसे बड़े खुश थे, मगर जो कि हमारे जैसे लोग और गवर्नमेंट के लोग खुश नहीं हैं कि एक चीज़ हम तो कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट केस का, जनाब ये जो IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट, एक चीज़ होती है हीट ऑडिट। हीट ऑडिट ये होता है कि आपने ये तेल चोरी करते थे, इन पे इल्ज़ाम है IPPs पे, कि हीट ऑडिट से पता चलता है कि कितना इस्तेमाल हुआ और कितना इन्होंने गवर्नमेंट से लेके बेच दिया, चोरी वो ऑडिट होना था। वो क्रेडिट जो है ना खालिद मंसूर साहब है कि इन्होंने वो अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए हीट ऑडिट निकलवा दिया कि फॉरेंसिक आपकी स्टेज पे करवा सकते हैं, हीट ऑडिट नहीं होगा। सो ये किसके कॉरपोरेट वर्ल्ड के मफाद को देखेंगे, अपने कोई ज़ाती बिजनेस के मफाद को देखेंगे, जो है प्राइवेट सेक्टर के मफाद को देखेंगे, तो ये अभी काफ़ी सारे मामला, क्योंकि ये CPEC जो है, दूसरा ये इनसे IMF और ये इदारे बड़े खुश हैं और ये लोग एक बहरहाल CPEC की मुखालफत जो आ रही है वेस्ट से आ रही है, अमेरिका से आ रही है और ये चीन के साथ बड़े लोग हैं, बड़े मुल्क हैं जो कि खुश नहीं हैं कि हमारे ये रवाबत बढ़ें। सो ये अभी हम कोई इस स्टेज पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, मगर वी हैव आवर आइज ऑन दिस अपॉइंटमेंट, इसको देखेंगे, इस पे नज़र है क्लास साहब, क्योंकि बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, तो जस्ट क्विक एक कमेंट अगर एक वैसे वो रही है, मेरा ख्याल है उनको जर्नल होने का बड़ा फ़ायदा हुआ है इनको, आसिम सलीम बाजवा साहब को, कि इनसे पहले जितने भी लोगों की रुखसती हुई है ना, वो कोई अच्छे हालात में नहीं हुई, मतलब उस अनसरमोनियसली बहुत सारे जो तो लोग थे वो गए हैं, क्योंकि वो उनके नाम के साथ वो लेफ्टिनेंट जनरल लगता है, लिहाजा वो आपको नज़र नहीं आता कि जो चीज़ें, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, या जुल्फ़ी बुखारी का हमने देखा, इसके बाद आपको याद फिरदौस आशिक अवान साहबा का देखा, एक तानिया साहब आई थी उनका हमने देखा, ईमान नदीम बाबर का देखा, कि इज़्ज़त के साथ यहाँ से कोई रुखसत खान साहब ने किसी को किया नहीं है। ऐसे दुरानी साहब थे, आपको पता है वहाँ पे एडवाइज़र थे, तो खान साहब ऐसे आके लोगों को बाद में प्रेस रिलीज जारी होते हैं, ट्विटर पे होती है, सो उनके जर्नल होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि बड़े इज्जत एहतराम के साथ ये सारा ये जो मामला था ना वो हुआ है। और खान साहब को उनके जाने का नुकसान हुआ है, क्योंकि अपोजिशन जो थी ना वो उसी पे वो जनरल बाजवा, पापा जोन्स एंड कंपनी उन्हीं पे टारगेट करती रहती, तो खान साहब जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करते थे कि चलें, जब वो जनरल बाजवा का नाम लेते थे, पापा जोन्स का पोजीशन वाले दीगर लोग जो हैं, तो थोड़ा सा उनको स्पेस मिल जाती थी खान साहब को कि चलें कि ये भी मेरे साथ बैठे रहे, और इसीलिए उन्होंने उनका पहली दफा जो है ना उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। लंबी कहानी है, फिर इस पे किस वक्त बात करेंगे। ठीक है, अपेरेंटली इट्स अ रीजनेबल डिपार्चर, और आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद अहम मौज़ूआत पे ही बात करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।